तो चलिए अब बात करेंगे कुंभ की, जहां पर कुंभ मेले में खालिस्तानियों द्वारा हमले की धमकी पर ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने रिएक्शन दिया। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते बिट्टा ने कहा कि खालिस्तानी पन्नों जैसे लोग हमारे समाज में दब्बा हैं, उनकी धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। राम मंदिर के समय भी खालिस्तानियों ने धमकी दी थी, लेकिन वो धमकी रही। बिट्टा ने कहा कि सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि पगड़ी में अगर कोई आतंकवादी आ जाए तो हमारी कौम के लिए धब्बा है। मैं खालिस्तानियों को बात कह देना चाहता हूं, राम जन्मभूमि का जब निर्माण हुआ तब भी पन्नू, पाकिस्तान के चाइना के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू ने कहा था हम राम जन्मभूमि भी हमला करेंगे। उसके बाद भी कई बार धमकी दी उसने। अब ये कुंभ का मेला वो है, 110 करोड़ हिंदू समाज की आस्था है, दूसरे धर्म की भी आस्था है। कुंभ का मेला हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है। जैसे हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रोज नतमस्तक होते हैं, ये कुंभ का मेला कई वर्षों के बाद आता है। अगर पन्नू ने, खालिस्तानियों ने धमकी दी है, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से धमकी दी है, तो हिंदुस्तान के मेरे सिख समाज से आवाज नहीं उठी, चुप रहना भी गुनाह है। उधर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से चादर पेश की गई है। ये चादर अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हामिद खान मेवाती की ओर से पेश की गई और इस मौके पर हामिद खान मेवाती ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को ध्यान में रखकर के काम किया। एक साल में बेहतरीन काम किया, अमन चैन भाईचारा कायम रहे, इसे लेकर के भी सदैव काम करते रहेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से भी पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे, जिनमें जंग बहादुर समेत कई पदाधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली है। उस जवाब का मतलब यही है कि उन्होंने आज चादर भेजकर ये साबित कर दिया कि राजस्थान के अंदर जिस तरह के कुछ लोग जो शरारती टाइप के लोग हैं, पिछले दिनों आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग इस तरह की रिटें लगा देते हैं, जो वाद दायर कर देते हैं, क्योंकि राजस्थान एक प्रदेश ऐसा है जहां अमन चैन भाईचारा रहता है, शांति का प्रदेश है। उसका पैगाम देने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है। उधर टोंक जिले के समरावता थप्पड़कांड और उपद्रव मामले में जेल में बंद 18 लोगों को देर रात रिहा किया गया। इन सभी को जिला सेशन कोर्ट से कल जमानत मिली थी। जेल से बाहर आए सभी लोगों में उत्साह देखने को मिला। जेल से रिहा होने के बाद सब सीधे नरेश मीणा के कार्यालय पर गए, जहां सभी का स्वागत किया गया। समर्थकों ने मिठाई खिलाकर के, इन्हें माला पहना करके स्वागत किया। दिन की जेल के अंदर रहने में हमने इतना कुछ सीखा है जो हम अभी तक किताबों में पढ़ते थे। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के संघर्ष के बारे में, वो भगत सिंह के रूप में हमने नरेश के साथ जो 55 दिन जेल काटी है, उसमें हमने एक लोकतंत्र को कैसे जीवित रख सकते हैं, लोकतंत्र में अपना हक कैसे हम ले सकते हैं, वो सारी बातें उस भगत सिंह, आज के भगत सिंह नरेश से हमने सीखी है। इस तानाशाही सरकार और जितने भी लोग थे उनके खिलाफ लड़ने की मजबूती प्रदान की। जो जेल में होने चाहिए थे वो जेल से बाहर घूम रहे हैं, और जो निर्दोष लोग थे वो 50-50 दिन की जेल काट के जेल से बाहर आ रहे हैं। और बाड़मेर में एक तस्वीर देखने को मिली, जहां पर गाड़ी साइड में लगाने को लेकर हुई बहस के बाद स्कॉर्पियो सवार एक शख्स ने युवक को बोनट पर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा है। रिपोर्ट देखिए। बताया जा रहा है कि बाड़मेर में स्कॉर्पियो ड्राइवर और एक युवक के बीच गाली गलौज हो गई थी। दोनों में विवाद बढ़ गया। इस बीच युवक स्कॉर्पियो के बोनट पर चढ़ गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। स्कॉर्पियो गांधीनगर चामुंडा सर्किल होते हुए करीब 2 किलोमीटर तक युवक के साथ गाड़ी को भगाते हुए सदर थाने पहुंचा। वहां पर नीचे उतारकर रघुवीर और पुलिस वालों ने भी उसके साथ मारपीट की और पीड़ित का मोबाइल भी तोड़ दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के बोनट पर लटका युवक जान बचाने की गुहार लगा रहा है। मामला बाड़मेर शहर के सदर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके का है। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। शास्त्री नगर में एक रघु पेंटर के नाम से रघु जो है अपनी स्कॉर्पियो लेकर जा रहा था, तो साइड को लेकर कोई विवाद हुआ, आपस में बोलचाल हुई। इस दौरान एक लड़का है जो बुलेट पे चढ़ गया
और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो गाड़ी लेकर सीधा सदर थाना में पहुंच गया। दोनों पक्षों को सुना था और उनको दोनों पक्षों को ये बताया गया था कि भाई आप अपनी रिपोर्ट दे दें, जो विधि सम्मत है, जो कानूनी कार्य है। पीड़ित ने बताया कि शास्त्री नगर में उसका घर है और वो घर से गाड़ी बाहर निकाल रहा था। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार ने ब्रेक लगाते ही गाली गलौज शुरू कर दी। घर के आगे भाई गाड़ी निकाला था बाहर, तो ये गाड़ी निकाला, जब है ना ये आया फुल से गाड़ी लेकर ब्रेक मारे, भाई को गाली दी कि तू गाड़ी साइड कर। फिलहाल स्कॉर्पियो गाड़ी थाने में खड़ी कर दी गई है और कार्रवाई जारी है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं किस्से, कहानियों और फिल्मों में भले ही चीते की चाल की चर्चा होती रही हो, लेकिन रफ्तार पैंथर की भी कम नहीं होती है। उदयपुर में एक पैंथर फिर वन विभाग को कैसे चकमा दे गया, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रैप के लिए बिछाया जाल, वन रक्षकों की नहीं गली दाल, वन विभाग डाल डाल, पैंथर पात पात, दहशत बरकरार, वन विभाग लाचार। पलक झपकने के पहले एक्शन और बिजली को मात देती रफ्तार। ग्यारह सेकेंड के इस फुटेज में उस जानवर की चालाकी और रफ्तार देखिए, जिसके आगे वन विभाग भी लाचार नजर आ रहा है। 6 जनवरी की रात 10:49 के इस फुटेज को गौर से देखिए। एक एक फ्रेम में शातिर शिकारी की चालाकी नजर आएगी। पत्तों से ढका पिंजरा। और इसी बीच बड़ी खबर है, मंत्रियों को जिला प्रभार की नई जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो बड़ी खबर इस वक्त 41 जिलों में 23 प्रभारी मंत्री लगाए गए हैं। मंत्रियों को जिला प्रभारी की नई जिम्मेदारी दी गई है। 41 जिलों में कुल 23 प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसे लेकर के आदेश जारी किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो मंत्रियों को अलग अलग जिला प्रभार की नई जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। 41 जिलों में 23 प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए। मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। तो मदन दिलावर को फलोदी जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। जोराराम कुमावत बाड़मेर की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रभारी मंत्री के तौर पर। मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से यह लिस्ट जारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें, जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर। 41 जिलों में 23 प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। दिया कुमारी, उनको अजमेर और ब्यावर की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को भीलवाड़ा राजसमंद की जिम्मेदारी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अलवर खैरथल तिजारा की जिम्मेदारी दी गई। 2-2 जिले एक एक मंत्री को दिए गए हैं। गजेंद्र सिंह खेवसर बीकानेर और जैसलमेर के जिला प्रभारी बनाए गए हैं मंत्री। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दौसा के प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो मदन दिलावर संभालेंगे जोधपुर और फलोदी में प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी। तो देखिए, अलग अलग मंत्रियों की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जोगाराम पटेल जयपुर के जिला प्रभारी मंत्री होंगे। सुरेश सिंह रावत संभालेंगे भरतपुर और डीग की जिम्मेदारी। अविनाश गहलोत को चूरू और झुंझुनू की जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, अलग अलग मंत्रियों को जिला प्रभारी मंत्री के तौर पर नई जिम्मेदारी मिली है, क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से ये नई जिम्मेदारी दी गई है। जब अस्तित्व में आए हुए जो जिले हैं, जो जिले कुछ हटा दिए गए थे, उसके बाद नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है कि कौन मंत्री कहाँ की जिम्मेदारी संभालेगा। जिसके तरह जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, वो अजमेर और ब्यावर यानी 2 जिलों की जिम्मेदारी यानी जिला प्रभारी मंत्री के तौर पर काम करेगी। इसी तरह डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा तो उप मुख्यमंत्री, वो भीलवाड़ा और राजसमंद को देखेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि कृषि मंत्री हैं, वो
अलवर खेलतब तिजारा को देखेंगे, गजेंद्र सिंह बीकानेर जैसलमेर देखेंगे, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ दौसा देखेंगे, मदन दिलावर जोधपुर और फलोदी जो जिले हैं उनको देखेंगे। इसी तरह कन्हैया लाल डीडवाना कुचामन और नागौर को देखेंगे। जोगाराम पटेल के और जयपुर के, पहले भी उनके पास जयपुर के प्रभार था, अभी भी उनके पास जयपुर का प्रभार रहा है। इसी तरह से सुरेश सिंह रावत भरतपुर डीग की जिम्मेदारी देखेंगे। अविनाश गहलोत चूरू झुंझुनू, सुमित गोदारा श्री गंगानगर हनुमानगढ़, जोराराम कुमावत बाड़मेर बालोतर देखेंगे और बाबूलाल खराड़ी जो कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर देखेंगे। इसी तरह हेमंत मीना राजस्व जो विभाग है उनके पास वो उदयपुर और सोलंबर को देखेंगे। संजय शर्मा सीकर को देखेंगे, गौतम कुमार दुख पोटा और सवाई अहमदपुर दोनों को देखेंगे। जाबर सिंह खड़ा के पास पहले भी पाली जिला था, इस बार भी पाली उनके पास रहा है, पाली का प्रभार उन्हीं को वो देखेंगे। इसी तरह हीरालाल नागर टोंक और बूंदी को देखेंगे। कोटाराम देवासी झालावाड़ और बाड़ा को देखेंगे। डॉक्टर मंजू वाघमार प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की प्रभारी मंत्री होंगी। इसी तरह विजय सिंह कोटपुतली और बहरोड़ को वो देखने वाले हैं। कृष्ण कुमार यानी के बिश्नोई वो देखेंगे जी, और जवाहर सिंह बेडम करौली दौलपुर को देखेंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने नए सिरे से इनको दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो जिले अस्तित्व में रहे थे नए बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी दी जानी थी, तो उनको देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से। ये अभी शाम को ये आदेश जारी किए गए हैं जी। तो कैसे देखा जाए इसे, कई ऐसे मंत्री हैं जिनको एक जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है, तो कई मंत्रियों को, ज्यादातर मंत्रियों को दो जिलों की प्रभारी मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी है। देखिए निश्चित रूप से क्योंकि मंत्रियों की संख्या कम है और जिलों की संख्या ज्यादा है, तो जहां जहां लगता था कि जिन मंत्रियों को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है और जो महत्वपूर्ण जिले हैं, जैसे बड़े जिले हैं, जयपुर जो है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, राजधानी भी है, वो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल देखेंगे। तो जो महत्वपूर्ण जो जिले हैं उनकी जिम्मेदारी, जो पुराने अस्तित्व वाले जिले हैं, साथ में नए जो जिले रहे जो कि अभी हाल ही में जिले खत्म किए थे कि उसके बाद जो अस्तित्व में रहे उनको साथ में रखने की जो बात आई, तो जहां जहां जो जिले आए थे उनको देने, क्योंकि मंत्रिमंडल की अगर संख्या देखें तो और 23 कुल मंत्री हैं, अभी मुख्यमंत्री अलग है, तो 23 जो मंत्री हैं उनको उस हिसाब से जिलों का आवंटन किया गया है जी। जी, और अगर हम डिप्टी सीएम का देखें तो दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उनको भी दो जिलों की जिम्मेदारी है। हाँ देखिए निश्चित रूप से जो दिया कुमारी उनके पास में, क्योंकि अजमेर अपने आप में संभाग भी हो और ब्यावर जिला अभी नया बना है, तो निश्चित रूप से जो नया ब्यावर है और अजमेर है, दोनों साथ पड़ोसी जिले हैं, दोनों आपस की सीमाओं में एक है, तो दोनों जिलों का प्रभारी मंत्री उनको बनाया गया है। इसी तरह भीलवाड़ा और राजसमंद दोनों पास के जिले हैं, तो प्रेमचंद बेरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है, वो देखेंगे। इसी तरह अलवर अलग है, खेरकल तिजारा है, किरोड़ीलाल मीणा देखेंगे। तो बड़े जिलों की बात कर लें, गजेंद्र सिंह जो खींवसर है वो बीकानेर जैसलमेर, यानी एक ही दिशा को रखते हुए ये नहीं किया गया कि एक मंत्रियों को दूसरी जगह दे दिए, लगते हुए जिलों का प्रभार दिया है, ताकि वो जब भी उनका दौरा है, जो भी बैठक है, वो उनको आराम से संभाला जा सके जिलों को। जालोर सिरोही की जिम्मेदारी है कृष्ण कुमार को, के बिश्नोई को। तो बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं श्री गंगानगर जिले में एक बार फिर से लॉरेंस गैंग की दहशत देखने को मिल रही है। यहां श्री विजयनगर कस्बे में कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती की मांग। लॉरेंस गैंग के नाम से आया धमकी भरा फोन। व्यापारी के परिवार को मिली पुलिस सुरक्षा। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में एक के बाद एक लॉरेंस गैंग के जरिए धमकी भरे फोन कॉल करने के मामले सामने आ रहे हैं। 4 जनवरी की शाम जहां एक कपड़ा व्यापारी की पत्नी को धमकी भरा फोन कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, तो वहीं सोमवार रात कॉटन व्यापारी के बेटे को धमकी भरा फोन कॉल आया, जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। धमकी करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में 4 दिनों के भीतर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक और व्यापारी को फिरौती के लिए धमकी भरा कॉल आया है। ताज़ा मामला श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां
एक कॉटन व्यापारी के पुत्र को बीती रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कॉल आया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की फिरौती ना देने पर जान माल के नुकसान को लेकर भी धमकाया गया है। धमकी भरा फोन कॉल आने के बाद व्यापारी ने स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा, जिसके बाद व्यापारी की सुरक्षा के लिहाज से एक गनमैन उपलब्ध कराया गया। साथ ही पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कपड़ा व्यापारी को धमकी देने का मामला हो या फिर कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती का केस हो, पुलिस ने दोनों ही मामलों की जांच तेज कर दी है और जल्द ही मामले में खुलासा हो सकता है। फिलहाल श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर क्षेत्र में जिस तरह से बीती रात कॉटन व्यापारी के पुत्र को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नाम से 5 करोड़ रुपए की धमकी भरा फोन आए जाने के बाद में विजयनगर पुलिस के द्वारा व्यापारी को एक गनमैन उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ मामला दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो वही रेप के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम और इसे सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा कि यह जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई। आपको बता दें कि आसाराम को यह जमानत सूरत रेप केस में मिली है। जोधपुर रेप केस में इसे हाई कोर्ट से अभी जमानत लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत। 31 मार्च तक सशर्त मिली अंतरिम जमानत। सूरत रेप केस में मिली थी उम्र कैद की सजा। रेप के 2 मामलों में करीब 11 साल से जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन वो कब तक जेल से बाहर आएगा ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत रेप केस मामले में मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। 31 मार्च 2023 को कोर्ट ने सूरत रेप मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रेप का यह केस गांधीनगर के पास आसाराम के आश्रम में रहने वाली महिला ने दर्ज करवाया था। आसाराम फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा है कि यह जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। इस दौरान वो अपना इलाज करवा सकते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संत आसाराम, जो कि जोधपुर केंद्रीय कारागृह में फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को मानवीय आधारों पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस जमानत की अवधि का उपयोग वे अपनी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए 31 मार्च तक कर सकेंगे। कोर्ट ने अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी है, जिसके तहत जेल से रिहाई के बाद आसाराम रिहाई के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इलाज के दौरान 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे, ये पुलिस अधिकारी इलाज में दखल नहीं देंगे। कोर्ट में वकील ने आसाराम के 2 बार दिल का दौरा पड़ने और जेल में सही इलाज न मिलने की बात कही, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आसाराम को जमानत दे दी हो, लेकिन उनका जेल से बाहर आने पर अब भी संशय है। साल 2013 में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर आश्रम से गिरफ्तार किया था। जोधपुर आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया और अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी सिर्फ सूरत केस में आसाराम को जमानत मिली है। जोधपुर रेप केस में जमानत के लिए उसे जोधपुर कोर्ट जाना पड़ेगा। जानकारों की माने तो अगले 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए जोधपुर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। आसाराम पिछले 5 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। हाल ही में वो 17 दिनों की 5 पैरोल खत्म कर जोधपुर जेल वापस लौटा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद भी आसाराम की जेल से रिहाई कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर राजधानी जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल बेहाल होता जा रहा है। कई रूट से बसें बंद हो गई हैं। जिन रूट्स पर बसें चल रही हैं उन पर या तो समय पर बसें आ नहीं रही हैं या फिर आती भी हैं तो सवारियों से खचाखच भरी रहती है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
जयपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तरस खाइए सरकार। बस स्टॉप पर यात्री आधे आधे घंटे तक करते हैं इंतजार। 40 लाख की आबादी, कैसे करें 200 बसों में सफर। राजधानी जयपुर की परिवहन व्यवस्था है वो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से चौपट है। कई रूट्स के ऊपर जो बस है वो बंद हो चुकी है। JCTSL के पास महज 200 के करीब बसें हैं। जिस शहर की आबादी 40 लाख हो, वहां की परिवहन व्यवस्था सिर्फ 200 बसों के भरोसे हो तो मुसाफिरों को होने वाली परेशानियों का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। बस स्टॉप पर काफी इंतजार के बाद बस मिलती है। सीट के लिए मुसाफिरों में मची भगदड़ देखकर अच्छों का साहस जवाब दे जाता है। बस यात्रियों ने न्यूज 18 राजस्थान को बताया कि उन्हें बस स्टॉप पर 20 से 30 मिनट तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है। आप कितनी देर से बस का वेट कर रहे हैं? कहाँ जाना है आपको? 20 मिनट हो गए भाई। कहाँ जाना है? ट्रांसपोर्ट नगर जाना है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम टोंक फाटक के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। राहगीरों को 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ट्रांसपोर्ट नगर जाना है। आपको कहाँ जाना है? देखो, मेरे को भी ट्रांसपोर्ट नगर जाना है, लेकिन देखा जाए तो कितनी जद्दोजहद करते हैं आप बस में जाने के लिए? सीट मिल पाती है? किसी भी साइड चले जाइए आप लोग, एवरी टाइम बसें लेट ही रहती हैं, मतलब बसें आती ही नहीं है। एवरी टाइम आपको आधा घंटा से कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, 40 मिनट वेट करना पड़ता है। किसी रूट पे देख लीजिए, अभी मेरे को जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है, लेकिन बसें कम है ना। सरकार को बसें बढ़ानी चाहिए। परेशानी तो आती है, बस नहीं आती, खड़े रहते हैं बहुत देर तक बस के लिए, 15-20 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ आती है, सीट नहीं मिलती है, जेंट्स वगैरह सीटें नहीं देते। आप बताएं, आप महिला होने के नाते किस तरीके का आप जो है वो परेशानी आप उठाते हैं? बहुत परेशान हो जाते हैं, बस नहीं आती टाइम से, और बस में चढ़ते हैं तो जेंट्स वगैरह सीट नहीं देते, बोले नहीं हमने बैठा है, ये वो ऐसा करके। इन मुसाफिरों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। JCTSL की 200 बसों के भरोसे है 40 लाख की आबादी। 40 बसें मार्च में कंडम हो जाएंगी, 60 बसें सितंबर में कंडम हो जाएंगी। लेकिन JCTSL यानी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के MD पुरुषोत्तम शर्मा ये आश्वासन दे रहे हैं कि JCTSL के बेड़े में 450 नई बसें शामिल होने जा रही हैं। इनमें 300 CNG और 150 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। JCTSL में भी 300 हमने CNG बसेस का टेंडर हमने फ्लोट किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 4-5 महीनों में हमें CNG बसें मिलेंगी। और JCTSL में भी 200 बस काम कर रही है, उसमें से 100 बसें अगले सितंबर-अक्टूबर तक ऑफ रूट हो जाएंगी। 300 बसें CNG के हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ये भरोसा दिया जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह तक जयपुर की सड़कों पर बसें दौड़ने लगेंगी। राजधानी जयपुर की चौपट परिवहन व्यवस्था प्राइवेट ऑपरेटर्स को चांदी काटने का भरपूर मौका मुहैया कराती है। ऐसे में जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, निजी कैब संचालक हैं, उनकी चांदी हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर इस परेशानी का सामना करना पड़ता है तो महिलाओं को करना पड़ता है। बस स्टॉप के ऊपर जो महिलाएं हैं काफ़ी देर तक वेट करती है। शाम के समय में तो आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं वो खचाखच भरी हुई नज़र आती है। कई ज़रूरतमंद जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें सीट तक नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में सरकार से उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द जो है नई बसें मिलनी चाहिए और जिन रूट्स के ऊपर बसें बंद हो गई है उनके ऊपर भी बसों का संचालन है वो शुरू होना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।